क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3। मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख होगा पार्ट 2। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स की बात करते हैं। लोन एक्टिविटीज फ्रॉम बैंक्स की यहाँ बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। What do the banks do with the deposits which they accept from the public? There is an interesting mechanism at work here. Banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves. For example, banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. The cash. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the banks on any given day. Since on any particular day, only some of its only some of its many depositors come to withdraw cash. The bank is able to manage with this case. बैंकों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करता है उसका क्या करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के आज का भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में रखते हैं। 15% हिस्सा आपको नकद के रूप में रखते हैं, अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद में आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। करते विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के इस्तेमाल करते। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है जमा करते हैं, जिन्हें राशि जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है आपका करके। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा गया है क्या कि बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुँच जाए तो क्या होगा। अब हम देखिए क्या कि banks use the यहाँ पे क्या है, देखिए banks use the major portion of the deposit to extend loans. देखिए यहाँ पर there is a huge demand for loans for various economic activities. We shall read more about this in the following section. Bank make use of the deposits to meet the loan requirement of the people. In this way banks meditate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds. Borrowers banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposits. The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main source of income. What do you think? What do you think would happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा कि बैंक की बात यहाँ पे देखिए कही गई क्या कि यहाँ पे ये डिपॉजिटर्स हैं, पीपुल मेक डिपॉजिट। यहाँ देखिए डिपॉजिटर्स आपको है, पीपुल मेक डिपॉजिट्स। उसके बाद देखिए यहाँ पीपुल मेक डिपॉजिट, लोग जो है आप जमा करते हैं। लोग बैंक में जमा करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कि पीपुल टेक लोन्स, और यहाँ से लोग इसी से ब्रोवर्स व कर्जदार हुआ लोग ऋण लेते हैं। फिर आपको देखिए पीपुल रिपे लोन्स विद इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या, यही लोग आपको पीपुल रिपे लोन्स विद इंटरेस्ट, लोग ऋण लौटाते हैं, ब्याज देते हैं और ब्याज के साथ लोग ऋण लौटाते हैं। लोग ऋण लौटाते हैं, ब्याज भी देते हैं। फिर ये देखिए पीपुल मेक विदड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट, और यहाँ पर क्या है कि लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। इसमें मनी चक्र हो जाएगा, साइकिल चक्र जैसे वो चल रहा है।
अब आगे यहाँ पे जो कहा गया, देखिए क्या कि नो टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टू डिफरेंट साख की दो भिन्न स्थितियों को यहाँ पर दिया गया है। जो साख की दो भिन्न स्थितियाँ हैं, आप उसको यहाँ पर थोड़ा-सा देखिए। देखिए टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन की, देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व क्रेडिट इन some form or the other. Credit loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. Let us see how credit works through the following two examples. देखिए हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में से बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से, देखिए ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से, ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है। जहाँ साहूकार, देखिए जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तु एवं सेवाएं मुहैया कराते हैं। देखिए जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तु या सेवाएं मुहैया कराते हैं और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिकाएं होती है, ऋण की क्या भूमिकाएं होती है। अब देखिए पहला देखिए फेस्टिवल सीजन की बात की गई है। फेस्टिवल सीजन के त्योहार का मौसम की बात अब यहाँ पर की गई। देखिए इट इज़ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ। It is festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time. To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw materials to meet these expenses. Salim obtained loans from two sources. First, he asked the leather supplier to supply leather now and promised to pay him later. Second, he obtained a loan in cash from the large trader has advance payment for 1,000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit and repay the money that he had borrowed. देखिए यहाँ पर क्या, अब 2 महीने बाद, देखिए अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम और जूता निर्माता सलीम के पास सड़क एक बड़े व्यापारी से 3,000 जोड़ी जूते की मांग आती है। जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। यहाँ पे देखिए क्या, उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला वह चमड़ा व्यापारी को अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। देखिए यहाँ पर दूसरा वह इस बड़े व्यापारी से 1,000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उस उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। फिर देखिए आगे, इन दिस केस यहाँ पे क्या है कि इन दिस केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल्स। यहाँ पे जो कहा गया कि इसमें क्या कि in this case Salim obtained credit to meet the working capital needs of production. The credit help him to meet the ongoing expenses of production and complete production on time and thereby increase the earnings. Therefore plays a wide and positive role in the situation. देखिए सलीम उत्पादन के कार्यशील पूंजी के सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उस उत्पादन के लिए कार्यशील खर्च होता है, उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। वो अपनी कमाई बढ़ा पाती। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका अदा करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्वप्ना प्रॉब्लम को साथ समझिए। यहाँ पर स्वप्ना समस्या जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंड नट ऑन हर 3 acres of land. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation. Hoping that her harvest would help repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pest and the crop fails. Through Swapna, though Swapna sprays her crops with expensive pesticide, it make little difference. She is unable to repay the money lender and the
debt and the debt grows over the year into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught to in debt. She is caught in debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. देखिए स्वप्ना की समस्या था। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज अदा कर देगी। खेती खर्चों के साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाएं छिड़कती है। उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर वो कर्ज बड़ी रकम बन जाती है। अगले साल स्वप्ना खेती के दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल समान रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वो अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है और उसे कर्ज को चुकाने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। अब आगे यहाँ पर जो खास चीज़ आपको कहेगी उसको यहाँ पर देखिए। फिर आपको यहाँ पर है इन द रूरल एरियाज। देखिए इन द रूरल एरियाज in the rural area, the main demand for credit is for crop production. Crop production involves considerable cost on seeds, fertilizers, pesticide, water, electricity, repair of equipment, etc. There is a minimum stage of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the income from farming. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा इसको थोड़ा समझिए कि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको 7,000 रुपये की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए आपको होती है। फसल उगाने में बीज की खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतर होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने की उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। यहाँ देखिए इन स्वप्नास के द फेल्यूर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू repay the loan. Credit, instead of helping Swapna improve her earning, left her horse off. This is an example of what is commonly called a debt trap. The credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. अब यहाँ पर देखिए स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी आपको असंभव हो गई है। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। अब यहाँ देखिए क्या इन वन सिचुएशन credit help to increase earning and therefore the person is better off than before. In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not, therefore depends on the risks in the situation and whether there is some support in case of loss. यहाँ देखिए एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी फिर आपको यहाँ पर आपको कहा गया देखिए क्या एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हो गई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, देखिए ऋण उपयोगी होगा
होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर आओ इन पर विचार करते हैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपको आपके यहाँ पर थोड़ा-सा लेट्स वर्क दिस आउट की बात थोड़ा-सा यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पे जब कहा गया निम्नलिखित तालिका की पूर्ति कीजिए। देखिए उन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्हाई डिड दे नीड क्रेडिट? व्हाई डिड दे नीड क्रेडिट? फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया सलीम है और यहाँ पर स्वप्ना के बारे में लिखिए। जोखिम क्या था? व्हाट वाज़ द रिस्क? सलीम में भी और स्वप्ना में भी। परिणाम क्या हुआ? व्हाट वाज़ द आउटकम्स? आपको सलीम में भी और स्वप्ना में। मान लीजिए कि सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते हैं। 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी? अब देखिए सपोजिंग सलीम continues to get orders from traders, what would be his position after 6 years? अब ये कौन से कारण हैं जो सपना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं? इनमें की कारकों की चर्चा कीजिए। कीटनाशक दवाइयों, साहूकारों की भूमिका, मौसम। व्हाट आर द रीजंस दैट मेक स्वप्ना सिचुएशन सो रिस्की? डिस्कस फैक्टर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, रोल ऑफ मनी लेंडर्स, क्लाइमेट। तो अब यहाँ पे आपको आगे कहा गया देखिए इससे पहले चीज़ों को यहीं तक रखिए, ऋण की शर्तें बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 आपको यहाँ पर क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पार्ट 3 के यहाँ पर देखते हैं। ऋण की शर्तें जिसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात यहाँ पर की गई है। ऋण की जो शर्तें हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो आपको यहाँ पर उसको यहाँ पर देखिए। ऋण की जो आपको शर्तें हैं वहाँ पे इसको देखिए। देखिए क्या देखिए हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। हर ऋण समझौते में क्या देखिए यहाँ पर हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। थोड़ा सा अपोजिट हो गया। यहाँ हम देखिए क्या कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कहा गया क्या एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर along with the repayment of the principal. In addition, lenders may demand collateral security against loan. Collateral देखिए collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with bank, and use this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. If the borrower fails to repay the loan, the lender has right to sell the assets or collateral to obtain payment. Property such as land titles or deposits with banks, livestock are some common examples of collateral used for borrowing. यहाँ पे देखिए क्या कि ये कहा था ऋण की जो शर्त है उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर जाती है जिसे कर्जदार महाजन को जिसे देखिए क्या कि जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा देखिए क्या इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणधार ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। देखिए जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज के लेने के लिए किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पे है देखिए आगे यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि ए हाउस लोन की बात यहाँ पर की गई है। ए हाउस लोन की बात आपको यहाँ पर की गई है। देखिए ए हाउस लोन जिसको बोलते हैं, ए हाउस लोन की बात आवास ऋण की जो यहाँ पर बात उसको यहाँ पर देखिए। आवास ऋण आपको यहाँ पर मेगा हैज़ टेकन यहाँ देखिए क्या मेगा हैज़ टेकन ए लोन ऑफ 5 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेज ए हाउस। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 years in monthly installment. Mega had to submit to the bank a document showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. The bank retained has collateral the papers of the new house, which will be returned to Mega only when she repays the entire loan with interest.
अब देखिए मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणधारक के रूप में रख लेते हैं, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। अब आगे देखिए क्या कि आगे यहाँ पर क्या फिल द फॉलोइंग डिटेल्स, देखिए फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेघाज हाउसिंग लोन। तो यहाँ पर क्या कि मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करे। अब यहाँ पे क्या कि लोन अमाउंट रुपीज है, ड्यूरेशन ऑफ लोन है, मतलब लोन की जो अवधि है, ऋण की अवधि है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कागजात की जरूरत आपको आवश्यकताएं जो होती है, आवश्यक कागजात देखिए, इंटरेस्ट रेट ब्याज दर है, मोड ऑफ रीपेमेंट है, अदायगी का स्वरूप देखिए, समर्थक ऋण आधार जिसको बोलते हैं, कोलेक्टर मतलब क्या समर्थक ऋण आधार आपको यहाँ पर है। फिर आपको यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या है, देखिए ब्याज दर देखिए यहाँ पर क्या इंटरेस्ट रेट कोलेटरल देखिए कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. The next section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangements. देखिए क्या ब्याज दर ब्याज आपको समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को समित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। देखिए ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्त देखिए कर्ज की शर्त उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में से उदाहरण दिए गए हैं जहाँ विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग-अलग आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर थोड़ा-सा आपको की गई, लेट्स वर्क दिस आउट की थोड़ा-सी यहाँ पे बात आपको की गई है। देखिए लेट्स वर्क दिस आउट आपके यहाँ पर है। व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेटरल व्हाइल लेंडिंग, देखिए उधार देते समय समर्थक ऋण आधार की मांग क्यों करता है। देखिए गिवन दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर, डज इट इन एनी वे अफेक्ट देयर कैपेसिटी टू बोरो। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, क्या यह उनके कई कर्ज लेने की क्षमता को क्या ये उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब देखिए क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। कोष्ठक में दिए गए सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति का। पहला यहाँ पे कहता क्या है, देखिए while taking a loan borrowers look for easy terms of credit, this means the interest rates easy। अब यहाँ देखिए क्या ऋण देते समय कर्ज आसान ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ है कि निम्न उच्च ब्याज दर देखिए, आसान कठिन अदायगी शर्त, कम या अधिक समर्थन आधार एवं आवश्यक कागजात, ये फॉर्म आपको जैसे होता है। फिर आगे यहाँ पर देखिए वैरायटी ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे जो कहा गया कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट की बात यहाँ पे आपको की वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट जो आपको वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए रोहित एंड देखिए वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट एग्जाम्पल ऑफ विविध प्रकार के साथ एक गाँव का उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। तो रोहित एंड रंजन had finished reading about the terms of credit in class. They were यहाँ आपको देखिए विविध प्रकार के साख प्रबंध, यहाँ पे एक गाँव का उदाहरण यहाँ लिया गया है। देखिए रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने को उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या शर्तें थी। उन्होंने अपने गाँव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका लेख पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि रोहित एंड रंजन हैड फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। they were eager to know the various credit arrangement that existed in their area। देखिए who were people who देखिए who were the people who provide credit, who were the borrowers, what were the terms of credit, and they decided to talk to some people in their village, read what they record। अब हम देखिए एक के सबसे पहले जो आपके यहाँ पर दिया गया, देखिए 15 नवंबर 2019 की बात यहाँ पर आपको की गई है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 15 नवंबर 2019 के बाद जो यहाँ पर आपका है उसमें देखिए कि वी हैड डायरेक्टली फॉर द फील्ड्स वेयर मोस्ट फार्मर्स एंड लेबरर्स वुड बी वर्किंग एट दिस टाइम ऑफ द डे। द फील्ड्स
The fields are planted with potato crops. We first meet Syam, देखिए श्यामर, we first meet Syamar, a small farmer in Sonpur, a small irrigated village. 15 नवंबर 2016 को हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहाँ दिन के समय इस अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर के एक छोटा सा गांव जहाँ सिंचाई की सुविधा मौजूद है, एक छोटे से किसान श्यामल से मिलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर श्यामल टेल अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लॉन्स फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज 1.5 acres land. Till a few years back, he would borrow money from the village mainland at an interest rate of 5% per month, 60% annum. For the last few years, Syamar has been borrowing from an agricultural trader in the village at an interest rate of 3% per month. 3% per month at the beginning of the cropping season. At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs on credits, which is to be repaid when the crops are ready to be harvested. यहाँ देखिए क्या है कि श्यामल का कहना है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक आय देनी पड़ती थी। ब्याज प्रति वर्ष आपको 60% हुआ। फिर आप आगे देखिए क्या कि पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% से ब्याज दर से ब्याज दर पर ऋण दे रहा है। जुताई के समय देखिए जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगत या जरूरतों मुहैया कराते हैं, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। बिसाइड द इंटरेस्ट, यहाँ पर जो कहा गया देखिए बिसाइड द इंटरेस्ट, फिर यहाँ देखिए बिसाइड द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन, the trader also makes the farmer promise to sell the crop to him. This way the trader can ensure that the money is repaid promptly. Also, since the crop price are low after the harvest, the trader is able to make a profit from buying the crop at a low price from the farmer and then selling it later when the price has risen. अब यहाँ पे देखिए क्या कि ये कहा गया कि ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वो अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद कर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है, वह फसल सस्ते में खरीद कर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। अरुण हैज 7 acres of land. He is one of the few person in Sonpur to receive bank loan for cultivation. The interest rate on the loan is 8.5% per annum and can be repaid anytime in the next 3 years. Arun plans to repay the loan after harvest by selling a part of the crop. He then intend to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt. The bank offers this facility to farmers who have taken crop loan from them. अब देखिए यहाँ पर इसमें जो आपको कहा गया है देखिए अब हम अरुण से मिलते हैं। देखिए अब हम अरुण से मिलते हैं जो एक किसान मजदूर है के काम का निरीक्षण कर रहे हैं। जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज 8.5% और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वो फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं।
अब यहाँ देखिए क्या, रोमा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड, नेबरिंग, रोमा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड, सी वर्क्स हैज एन एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर लेबर। देखिए there are several months in the year when Rama has no work and needs credit to meet the daily expenses. Expenses on sudden illness, expenses on sudden illness or function in the family are also met through loans. Rama has to depend on her employer, a medium landowner. A medium यहाँ पे क्या है कि a medium landowner in Sonpur for credit, the landowner charge an interest rate of 5% per month. Rama repays the money by working for the landowners. Most of the time, Rama has to take a fresh loan before the previous loan has been repaid. If it repaid 8%, 8% she owes the 8%. Take 8%. She owes the landowner 5,000. Though the landowner doesn't treat her well, she continues to work for him since she can get loans from him when in need. Rama tells us that only source of credit for the landless people in Sonpur are landowner employers. देखिए रमा, यहाँ पे देखिए रमा जी की बात, रमा निकट के यहाँ पे जो कहा गया, रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं है। देखिए कोई काम नहीं होता और अपने रोजमर्रा के खर्चों के कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने को उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यम वर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वो पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वो उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। और रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स की बात किया। देखिए लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स की बात यहाँ पर की गई है। लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव के सहकारी समितियों से ऋण की बात यहाँ पर की गई। सहकारी समितियों से जो ऋण है वो आपके यहाँ पर देखिए किस तरह से होता है। देखिए बिसाइड बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और cooperatives. Members of a cooperative pool their resource for cooperation in certain areas. There are several types of cooperative possible, such as farmers cooperatives, weavers cooperatives, industrial workers cooperative, etc. कृषक cooperative function in a village not very far from Sonpur. It has 2,300 farmers has member. It accept deposits from its member. With these deposits has collateral. The cooperative has obtained a large loan from the bank. These funds are used to provide loans to members. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. फिर यहाँ देखिए क्या, कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड, देखिए कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। देखिए लॉन्स फॉर कल्टीवेशन, देखिए लॉन्स फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरीज लोन्स, लॉन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर ए वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। यहाँ देखिए क्या है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इस सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियाँ हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधन कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव, जैसे किसानों, बुनकर एवं औद्योगिक मजदूर इत्यादि की सहकारी समितियां। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। इसे 2300 किसान हैं। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। ये अपने सदस्यों जमा प्राप्त करते। इस जमा पूंजी को ऋण आधार मानते हुए इससे सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया। देखिए यहाँ पर इस पूंजी के इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जाता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों का ऋण मुहैया कराती है।
तो यहाँ एक इमेज भी आपको कई प्रकार की इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया। अब देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर थोड़ा-सा आपको की गई है। आइए इन पर थोड़ा-सा आप विचार कीजिए। यहाँ पर जो कहा गया, देखिए लिस्ट द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर, अंडरलाइन द वेरियस यूज ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर इन द अबव पैसेज। उसका देखिए यहाँ पर हम कंपेयर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर स्मॉल फार्म, ये उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। आइए यहाँ पे आगे चलिए। देखिए भारत में जो आपको यहाँ पर कहा गया, देखिए फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर यहाँ पे जो कहा गया फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो भारत में आपको औपचारिक क्षेत्रक में शाख, भारत में आपको औपचारिक क्षेत्रक में जो शाख उसकी यहाँ पे देखिए। हाँ, देखिए वी हैव, देखिए यहाँ कहा कि वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सो द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. Among the former are loans from banks and cooperatives. The informal lenders include money lenders, traders, employers, relatives, and apprentices. In Graph 1, you can see the various sources of credit to rural households in India. Is more, देखिए आप is more credit coming from formal sector or the informal sector? देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कहा, देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervises the functioning of formal source of loan. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. The RBI monitors the bank in actually maintaining cash balance. Similarly, देखिए यहाँ पर क्या कि द आरबीआई सी दैट द बैंक्स गिव loans not just to profit making business and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom, at what interest rate etc. आगे यहाँ देखिए देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच supervise the credit activities of lenders in the informal sector. They can lend at whatever interest rate they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. Compared to, देखिए अब क्या, compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest on loans. Thus the cost to the borrower of informal loans is much higher. अब आगे यहाँ पर देखिए क्या है कि हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो भागों में आपको विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। देखिए पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आलेख एक में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? अब देखिए यहाँ पर क्या, भारतीय रिजर्व बैंक के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास न्यूनतम देखिए उदाहरण के हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नजर रखता है कि वह बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदार इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दर क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में देखिए क्या, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं गतिविधियों की देखरेख करने वाला कोई संस्था नहीं है। नहीं है। देखिए वे अच्छी दरों पर ऋण दे सकते हैं और उन्हें नाजायज़ तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ आगे कहता है, लेकिन बैंक हमारी उच्च आय क्यों चाहेगा? यहाँ पे देखिए
हम देखिए क्या कि फिर देखिए औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादा ऋणदाता नहीं देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूलते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण करदाता को अधिक महंगा पड़ता है। आगे देखिए हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखिए कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स द मोस्ट ऑफ इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स thus the cost to the borrower of informal loans is much higher। यहाँ देखिए क्या है कि हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पे देखिए क्या कि हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स ए लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द borrowers is used to repay the loan. Hence, borrowers have less income left for themselves, as we saw for Syamar in Sonepur. In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. This could be देखिए this could lead to increasing debt as we saw for Rama in Sonpur and debt trap. Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing। अब देखिए ऋण की ऊंची लागत देखिए यहाँ पर क्या है कि ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कि कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इससे कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा। कुछ मामलों में ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर के रमा के मामले में देखा। और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाए। फिर आपको आगे यहाँ देखिए फॉर दिस रीजन बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। यहाँ देखिए इन सभी कारणों को देखते हुए फॉर दिस रीजन बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीफली फॉर ए वैरायटी ऑफ नीड्स। They could grow crops, don't they could grow crops, do business set up a small scale industries. Etc. They could set up a new industries or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development। यहाँ आप देखिए कि इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सरकारी समितियों ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। और सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। फिर अब आगे यहाँ पर कहता है हाँ देखिए यहाँ पे जो एक फिगर उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। ये जो आपके यहाँ पर फिगर देखिए यहाँ पर देखिए ग्राफ 1 में आपके यहाँ पर है क्या है कि सोर्स ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इंडिया इन 2012 में 2012 में आपको भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साथ के स्रोत यहाँ देखिए कहाँ से आए। सबसे पहले आपको सबसे अधिक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको सरकारी समाज 1% आपको आया। अन्य अनौपचारिक स्रोत से आपको कितना 2% आपको आया। रिश्तेदार एवं मित्र से 8% हुआ। उसके बाद देखिए आपको साहूकार से 33% आ गया, व्यावसायिक बैंक से 25% आ गया और सहकारी समितियाँ या बैंक से आपको 25% आया। फिर देखिए क्या कि अनौपचारिक स्रोत से 5%, जमींदार से आपको 1% आपके यहाँ पर स्रोत रहा। इसके बाद देखिए आगे इसके बाद जो ग्राफ यहाँ आपको है देखिए यहाँ पर कहा गया देखिए बट वाई शुड ए बैंक वांट अस टू हैव अ हायर इनकम। आगे यहाँ देखिए इसमें कहा गया हायर कॉस्ट और देखिए फॉर दिस रीजन बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी आपको हो चुका था। फिर आपको यहाँ पर देखिए कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट यहाँ पर जो कहा उसको थोड़ा सा देखिए क्या कि इन सभी कारणों देखते बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए हो चुका था। यहाँ पर देखिए औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे मिलता है। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है हूँ गेट्स वार्स मतलब किसे क्या मिलता है। फिर आप आगे देखिए यहाँ पे एक इमेज आपको दिया गया आलेख 2 की बात यहाँ पर की
ग्राफ टू की बात यहाँ पर की देखिए, ग्राफ टू में क्या, ग्राफ टू देखिए ऑफ ऑल द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड्स व्हाट परसेंटेज वाज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज इनफॉर्मल। देखिए शहरी परिवार द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक था। देखिए पुअर हाउस होल्ड 85% जो था, ब्लू परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर से, जो नीला है वो आपको क्या है कि अनौपचारिक स्रोत में ऋण की प्रतिशत, और बैंगनी जो आप देख रहे हैं वो आपको औपचारिक स्रोत में ऋण का प्रतिशत है। पर्पल बैंगनी मतलब पर्पल देखिए परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर से। देखिए पुअर हाउस में जो आपको 85% आपको आई है, हाउस होल्ड विद फ्यू इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे चलिए, अब यहाँ पे देखिए जो इसमें कहा है उसको थोड़ा सा देखिए, फॉर्मर एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, किसे क्या मिलता है, किसे क्या मिलता है। फिर ग्राफ टू शो, देखिए ग्राफ टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स, informal source of credit for people in urban areas. The people are divided into four groups from poor to rich. As shown in the figure, you can see that 85% of the loan taken by poor households in the urban areas are from informal sources. Compare this with the rich urban households. What do you find? Only 10% of their loan are from informal sources, while 90% are from formal sources. A similar pattern is also a similar pattern. यहाँ देखिए a similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount for borrowing. देखिए व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट। फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर still meets only about half of the total credit needs of the rural people. The remaining credit needs are met from informal sources. देखिए यहाँ पे क्या कि आलेख दो में आपको सही क्षेत्रों के लोगों के ऋण की औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आपके यहाँ पर क्या दिखाया गया है? आलेख में गरीब से अमीर लोगों को चार भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवार से कीजिए। आप क्या देखते हैं कि उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। देखिए इन सब से क्या पता चलता है, यहाँ देखिए क्या कि व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट। देखिए व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट। फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। देखिए इस सबसे क्या पता चलता है, पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है, और ये उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवार को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि देखिए यहाँ पर क्या, यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया, फिर इसके बाद आगे यहाँ पर है, देखिए मोस्ट लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स and do little to increase the income of the borrowers. Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal source of credit reduces. आगे हम देखें क्या कि secondly, while formal sector loans need to expand, it is also
also necessary that everyone receive these loans. Yet at present, it is richer households who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally, so that poor can benefit from the cheaper loans. फिर आपको एक्टिविटीज़ की बात यहाँ पर देखिए, एक्टिविटीज़ की बात देखिए, लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर करते हैं। आओ इन पर विचार कर देखिए, आओ इन पर विचार करते हैं। यहाँ पर आपको है, देखिए व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर देखिए आपको ये बताया गया, इसको हम बाद में देख लेंगे। आइए देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखिए यहाँ पर क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के यहाँ पर है, क्या आप मानते हैं कि ऋण बैंक मुझे ऋण देगा, क्या आप मानते हैं बैंक मुझे ऋण देगा? डू यू थिंक ए बैंक विल गिव मी ए लोन? आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, देखिए निर्धनों के लिए, देखिए निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ देखिए इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द पुअर हाउस होल्ड्स are still dependent on informal sources of credit. Why is it so? The banks are not present everywhere in rural India. Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. As we saw for Mega, bank loans require proper documents and collateral. Absence of collateral is one of the major reasons which prevent the poor from getting bank loans. Informal lenders such as money lenders, on the other hand, know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. The borrowers can, if necessary, approach the money lenders even without repaying their earlier loans. However, the money lenders charge very high rates of interest, keep no records of the transaction, and harass the poor borrowers. देखिए पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए निर्धन परिवार आपको ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजात की जरूरत पड़ती है, और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार को देखिए, ऋणाधार की अनुपलब्धता पर एक ऋणाधार की अनुपलब्धता का एक प्रमुख कारण है। देखिए ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिसे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत सब जानते हैं, और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के ही ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कहता है क्या, ऋणधार और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी कर्ज ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराने ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, इन रिसेंट ईयर द पुअर हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल, इन पार्टिकुलर वुमेन, into a small self-help groups SHGs, and collect their savings. A typical SHG has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly. Saving per member varies from 25 to 100 or more, depending on the ability of the poor to save. Members can take a small loans from the group itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but this is still less than what the money lender charges. After a year or two, if the group is regular in savings, it becomes eligible for availing loan from the bank. Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunity for the members. For instance, small loans are provided to the members for releasing mortgage land, for meeting working capital needs. Example: buying seeds, fertilizers, raw materials like bamboo and cloth; for housing materials, for acquiring assets like sewing machine, hand room, cattle, etc.
देखिए क्या कि हाल के वर्षों में देखिए यहाँ पर क्या कि हाल के वर्षों में हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, विशेषकर महिलाओं को छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने, उसकी बचत पूँजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एकत्रित करने पर आधारित एक विशेष स्वयं सहायता समूह एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत ₹25 से लेकर ₹100 या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। देखिए सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्ज़ों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के आपको सदस्यों को छोटे-छोटे कर्ज अपनी गिरवी ज़मीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूँजी की ज़रूरत है, बीज, खाद, बाँस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और यहाँ पे क्या है देखिए बचत और इन गतिविधियों से ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह द्वारा दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। आदि के बारे में आपको निर्णय करता है। अ, इस ऋण को लौटाने की ज़िम्मेदारी भी समूह की होती है। देखिए इस ऋण को लौटाने की ज़िम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। अब देखिए क्या इस तरह आपको स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहाँ वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि आपस में चर्चा कर पाती है। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे एक इमेज भी आपको शो किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। द ग्रुप decides as regards the uh, uh, loan to be granted, the purpose amount, interest to be charged, repayment schedule. It is the group which is responsible for the repayment of the loan. Any case of the non-repayment of loan by any one member is followed up seriously by other member in the group. Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women when organized in SHGs, even though they have no collateral as such. देखिए यहाँ पे क्या है कि does the SHG help borrowers overcome the problem of lack of collateral? They can get timely loans for a variety of purpose and at a reasonable interest rate. Moreover, SHGs are the building blocks of organization of the rural poor. Not only does it help women to become financially self-reliant, but आत्मनिर्भर, the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. यहाँ देखिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग इन गुजरात के यहाँ पे इमेज आपको दिया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की यहाँ पे इमेज है। सॉरी यहाँ पे कुछ यहाँ उसके बारे में लिखा गया है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। Started in the 1970s decade as a small project, Grameen Bank in 2018. The Grameen Bank in 2018 had over 9 million members in about 81,600 villages spread across Bangladesh. Almost all of the borrowers
Almost all of the borrowers are women and belong to poorest section of the society. And these borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. देखिए यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य हैं। 9 लाख वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य हैं, जो बांग्लादेश 81,600 गाँव में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से हैं। इन कर्जदारों ने दिखाया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में आपको सक्षम है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि if credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder। देखिए, अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये मोहम्मद यूनुस ने कहा था, ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर समरी की बात करते हैं, सारांश की बात करते हैं। देखिए, इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। On one side are the depositors who keep their money in the banks, and on the other side are the borrowers who take loans from these banks. Economic activity require loans or credit. Credit, as we saw, can have a positive impact or in certain situation make the borrowers worse off। देखिए यहाँ पर क्या, इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों को ऋण की जरूरत होती है, जैसा कि हमने देखा। ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में कर्जदार की स्थिति को और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक, देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि मांगे अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हो। आपको साथ ही साथ बैंकों और सहकारी समिति इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के जरूरी है। अब क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज। दिस कैन बी आइदर फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सबस्टेंटली between formal and informal lenders. At present, it is the richer households who receive credit from formal sources, whereas the poor have to depend on informal sources. It is essential that the total formal sector credit increase so that the dependence on the more expensive informal credit become less. Also, the poor should get a much greater share of formal loans from banks, cooperatives, societies. Both these steps are important for development। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें थे वो पूरी तरह से फिनिश होता है ये अध्याय। उसके बाद